हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 फरवरी 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपसे एज़ यूजुअल एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। तो ये फ्रंट पेज है ना। यहाँ पर बेसिकली यूएस अवे एंड इंडिया सेज वर्कड विद चाइना टू प्रिजर्व G20। ये बेसिकली जो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है जोहान्सबर्ग में, उसमें ये बातें कही गई हैं। और अमेरिका ने कुछ समय पहले ही, आपको याद होगा जब हमने बात की थी कि अमेरिका जो है वो साउथ अफ्रीका से खुश नहीं है क्योंकि उसने इजराइल और के खिलाफ जो है वो जेनोसाइड का केस फाइल कर रखा है इन दी ICJ में। बात की थी ना हमने कुछ दिनों पहले। तो इसको लेकर उन्होंने मना किया था कि हम इस G20 की जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है इसमें इसको अटेंड नहीं करेंगे। तो अमेरिका यहाँ पर नहीं थी और भारत और चाइना के विदेश मंत्री दोनों ने यहाँ पर मुलाकात की है और वही बात हुई है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही है। फ़्लाइट्स को लेकर बात हो रही है कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाई जाएं। मानसरोवर यात्रा को लेकर बात हुई है। तो वही चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद दिल्ली में यहाँ पर कल एक कॉन्क्लेव हुई है, दैट इज़ सोल कॉन्क्लेव इनॉग्रेटिंग द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, इस तरीके की कॉन्क्लेव हुई है। इसको बस आप जस्ट इतना ध्यान रख सकते हैं कि ये कॉन्क्लेव कहाँ हुई है, तो दिस इज़ इन दिल्ली। ठीक है, सोल कॉन्क्लेव ऐसा याद रखें बस, ठीक है। बाकी ये जो कुछ दिनों से ये मामला चल रहा था US एड का, जिसमें ये कहा जा रहा था, जिसको लेकर सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान यह आया था कि जो US एड की तरफ से 21 मिलियन डॉलर की जो सहायता या जो एड इंडिया को दी गई, उसका पर्पस वहाँ की सरकार को बदलना था। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया। और उसी बात को आधार बनाकर यहाँ पर भी जो रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है, उसने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये पैसा जो है वो आया है मतलब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। ठीक है, लेकिन कल के न्यूज़पेपर में एक खुलासा हुआ जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन करके ये खुलासा किया कि वो जो 21 मिलियन डॉलर जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो भारत को पैसा कभी मिला ही नहीं। वो पैसा गया है बांग्लादेश में। ठीक है, वो पैसा गया है बांग्लादेश में, वो इंडिया के लिए पैसा था ही नहीं। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके की जो आप एक तरीके से कह सकते हैं मतलब जो बातें हुई हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर विदेश से कोई पैसा आ रहा है, वो भी कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं। 21 मिलियन डॉलर इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो इतना पैसा देश में आया या नहीं आया ये सरकार को तो पता रहता है ना। तो वो पैसा यहाँ पर आया ही नहीं, लेकिन उसको लेकर विपक्ष के ऊपर आवाज़ें उठानी शुरू कर दी गई पहले ही। ठीक है, तो बाद में पता लगा कि वो पैसा जो है वो इंडिया में आया ही नहीं कभी। वो पैसा जो है बांग्लादेश गया और उसमें से भी पूरा पैसा उनको डिसबर्स नहीं किया गया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अराउंड 13 मिलियन के आसपास डिसबर्स किया गया है। ठीक है, चलो खैर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कितना दिया कितना नहीं दिया, बट द थिंग इज़ कि कम से कम एट दी गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट का काम होता है कि गलत जानकारी को रोकना। ठीक है, और यहाँ सरकार जो है वो खुद ही इस काम में लगी हुई है, क्या कहा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में ऐसा यहाँ पर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इन पेजेस में भी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, एक ये पेज है इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ इंडिया। AI मतलब AI लिखा है देन इंडिया, तो अ ग्रेट टेक रश। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में मतलब ये पेज मैं आपको शेयर करूँगा, जस्ट इसको एक बार आप रीड करिएगा कि
रिसेंट अराइवल जो हुआ है डीप सीक का, डीप सीक हमने देखा था ना, जो चाइना का एक एआई मॉडल था, दैट सेटिंग ऑफ एआई एम्बिशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग an audacious बिड टू डेवलप इट्स ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इंडिया में भी इस बात की मतलब एक आप कह सकते हैं कि चाह पैदा हुई है कि हमें भी अपना खुद का जो एलएलएम है, एक खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में इन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के यहाँ पर व्यूज़ हैं, है ना, इनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जस्ट मैं आपको शेयर करूँगा, इट्स अ ईजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल, है ना। इसके बाद हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग 3 आर्टिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये कह रहा है कि वाई एलएनजी इज सेंट्रल टू द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ इंडिया कतर ट्रेड, यानी कि आने वाले समय में अगर भारत और कतर के बीच का जो व्यापार है अगर वो एक्सपेंड होता है, वो बढ़ता है, तो उसमें सबसे जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा एलएनजी का, दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। तो ये बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है कि हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स, कि सरकार जो है वो कैसे खर्च करती है। ठीक है, उसके बारे में बात की जाएगी, मैं बताऊँगा डिटेल में क्या लिखा गया है यहाँ पर। और एक बात की जाएगी यहाँ पर, जो अभी ये दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो 18 लोग मारे गए थे, उनके परिजनों को कुछ पैसा दिया गया है जिसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है ना, और वो पैसा कैश में पे किया गया है। तो एक्स ग्रेशिया को क्या कैश में पे किया जा सकता है, इसको लेकर क्या रूल्स वगैरह हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दीज आर द 3 मेन आर्टिकल जिनके ऊपर हम लोग अपना फोकस रखेंगे। तो एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं, और बाकी वो एआई वाला आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं कि वाई एलएनजी इज सेंट्रल टू द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ इंडिया कतर ट्रेड। ठीक है, देखो, अभी रिसेंट स्टेट विजिट हुआ कतर के जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का। उसमें ये देखा गया कि दिल्ली और दोहा, यानी कि दिल्ली और मतलब इंडिया और कतर, उन्होंने यहाँ पर एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हर साल 28 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, अभी लगभग 14 बिलियन डॉलर के आसपास है। ट्रेड को डबल किया जाएगा और हर साल लगभग 28 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया जाएगा, ये बात हुई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो दोनों देशों के बीच के बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाएगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब दो देश किसी कॉमन गोल के लिए, किसी शेयर्ड गोल के लिए काम करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसमें मैंने बताया था कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती हैं, है ना, एफटीएस जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वो किए जाते हैं, इस तरीके की सब चीज़ें उसमें होती हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनुसार ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी, दीज वर द मेजर टॉपिक्स डिस्कस्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अल्थानी। ठीक है, तो इनके बीच में जब अभी बातचीत हुई, जब ये यहाँ आए थे, तो व्यापार की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है ना। इन्वेस्टमेंट को लेकर मैंने आपको बताया था कि 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो अब ये इन्होंने, कतर ने कमिट किया है कि इतना इंडिया में किया जाएगा। और बाकी एनर्जी को लेकर यहाँ पर बात हुई है। द इंडिया कतर ट्रेड रिलेशनशिप हैज़ प्रिडोमिनेटली बीन फ्यूल्ड बाय न्यू दिल्लीज हैवी इम्पोर्ट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कि भारत और कतर के बीच के जो व्यापारिक संबंध हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, जो हम लोग मतलब इंडिया जो है वो हैवी इंपोर्ट करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का, ऑफ विच दोहा इज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर। तो भारत को जितनी भी एलएनजी चाहिए होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है, दैट इज़ कतर। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कतर इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर, मतलब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कतर एलएनजी। कतर की जो एलएनजी है उसका सबसे बड़ा, मतलब इसको ऐसे नहीं कहें, इसको ऐसे कहें कि इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, कतर से। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो एलएनजी का जो शेयर है या एलएनजी का जो पूल है, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, या सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, दैट इज़ कतर। ठीक, विद द टू कंट्रीज नाउ एमिंग टू डबल द बायलैटरल ट्रेड ओवर द नेक्स्ट 5 years, एलएनजी और सुपर चिल्ड गैस इज़ लाइकली टू प्ले अ पिवटल रोल इन दैट एंडेवियर एज वेल। ठीक है, तो क्योंकि दोनों देश अब ये चाह रहे हैं कि डबल जो मतलब बायलैटरल ट्रेड है उसको दुगना किया जाए अगले 5 सालों में, तो इसका जो रोल है दैट इज़ एलएनजी, या इसको सुपर चिल्ड गैस भी कहते हैं, इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रीज़न क्या है, इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट्स हैं, यानी कि इंडिया जितना एलएनजी इंपोर्ट करती है वो अगले 5 सालों में बढ़ेगा, मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस की कंजम्पशन
नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की जो उपभोग है वो बढ़ने वाला है। और एक्सपोर्ट, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि कतर भी अपनी जो एलएनजी की एक्सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ा रहा है। तो दोनों समय, मतलब दोनों चीज़ें एक ही समय पर हो रही हैं कि एक तो हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी तो हमें ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी तरफ जो सप्लायर है दैट इज़ कतर, वो अपनी एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जिसको ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा मिल सकती है। इनफैक्ट कतर एंड यूएस आर द टू की जोग्राफीज दैट आर लाइकली टू सी नोटेबल एक्सपेंशन इन एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी ओवर द कमिंग ईयर्स। ठीक है, आने वाले सालों में यूएस और कतर दोनों ही जो हैं वो अपने एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, और इंडियन ऑयल और गैस कंपनीज जो हैं वो इन दोनों ही देशों के ऊपर नज़र रखी हुई हैं कि हमारी जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम कतर से भी गैस लेंगे और ज़्यादा लेंगे, और यूएस से भी लेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर भी ये बात कही गई थी, खासकर अमेरिका की तरफ से, कि इंडिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, ऑयल और गैस बेचेंगे। और वहाँ पर भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कंपेयर टू ऑयल गैस जो है वो ज़्यादा फिजिबल है उसमें। ठीक है, एलएनजी एज ड्राइवर ऑफ बायलैटरल ट्रेड, even as India hopes to increase exports to Qatar and attract investment, it is a fact that the balance of trade between the two countries is heavily skewed in Qatar's favor. ठीक है, भारत ये चाहता है कि हम अपना कतर को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बढ़ाएं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कतर के फेवर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया जितना ओवरऑल इंपोर्ट करता है कतर से उसका लगभग 50% तो एलएनजी इंपोर्ट है। ठीक है, जो 2024 के पहले 11 महीने का डेटा दिया गया है उसका अमाउंट है 11.49 बिलियन डॉलर्स। अदर मेजर इंपोर्ट्स, हम बाकी चीज़ें वहाँ से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं वो भी फॉसिल फ्यूल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ये चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और बाकी पेट्रोकेमिकल्स। तो दीज आर ऑल योर फॉसिल फ्यूल लिंक्ड कमोडिटीज़। और वहीं अगर हम बात करें हमने कितना एक्सपोर्ट किया कतर को, तो वही पिछले 11 महीनों में, मतलब 2024 के पहले 11 महीने जनवरी से लेकर नवंबर तक, उसमें हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो दैट इज़ ओनली 1.61 बिलियन डॉलर्स। टोटल इंपोर्ट मैंने आपको बताया 11.49 बिलियन डॉलर्स का हमारा टोटल इंपोर्ट है, उसमें से 50% के आसपास एलएनजी है और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ ओनली 1.61 बिलियन डॉलर्स। तो इससे पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा कतर के साथ क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, अब वही 11 महीने में, 2024 के शुरुआती 11 महीनों में इंडिया ने लगभग कतर से 9.82 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी जो है वो क्या की है, इंपोर्ट की है। ठीक है, जो कि इंडिया का ओवरऑल एलएनजी इंपोर्ट्स, मतलब जितनी भी इंडिया ओवरऑल एलएनजी इंपोर्ट करता है उसका 38% ये है, 38.8% के आसपास। ठीक है, ये वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया। अगर वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो इंडिया का जो एलएनजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है फ्रॉम कतर वो 5.75 बिलियन डॉलर का रहा है, जो कि टोटल एलएनजी इंपोर्ट का 41% है। मतलब वैल्यू के टर्म्स में 41% है, वॉल्यूम के टर्म्स में 38.8% है। ठीक, इंडिया का जो लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है दैट इज़ पेट्रोनेट एलएनजी, इसके कतर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं फॉर 7.5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ एलएनजी। इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है 2028 से आगे के लिए 2048 तक, 20 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा कतर जो है हैज़ ऑल्सो होल्ड्स अ साइजेबल शेयर इन इंडियाज़ एलएनजी परचेजेस फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। ठीक है, इंडिया जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, साथ ही साथ स्पॉट मार्केट से भी, मतलब तुरंत पैसे वगैरह दे के भी इंडिया जो है वो ख़रीदता है वहाँ से गैस। दिसंबर के महीने में पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है दैट इज़ गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कतर एनर्जी के साथ और ज़्यादा एडिशनल इंपोर्ट्स के लिए। अब इंडिया की ग्रोइंग डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू शेयर द इंक्रीज ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस के
यूज़ को, मतलब उसके शेयर को बढ़ाने का टारगेट सरकार ने रखा है कि 2030 तक हमारा जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें 15% यूज़ किसका होगा, नेचुरल गैस का होगा, जो अभी लगभग 6% के आसपास है। ठीक है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरत बढ़ेगी तो एलएनजी का इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस बीइंग एबल टू मीट जस्ट अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज डिमांड एट द मोमेंट, क्योंकि हमारे देश में ऑब्वियस सी बात है कि अभी जैसे हम 6% यूज़ कर रहे हैं, मतलब टोटल जितनी हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है उसमें से नेचुरल गैस का जो शेयर है वो सिर्फ 6% के आसपास है। और अगर हम इसको 15% करना चाहते हैं तो मतलब 2.5 गुना इंक्रीज़ करना है हमें, जितना हम यूज़ अभी कर रहे हैं नेचुरल गैस का उसका 2.5 टाइम्स करना है। और अभी एक अगर मैं बात करूं तो जितना देश में, हमारे देश में जितनी एलएनजी अवेलेबल है तो वो जितनी रिक्वायरमेंट है उसका आधा ही पूरा कर पा रही है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे मान के चलिए कि अगर अभी हम 6 सपोज करो 6 kg यूज़ करते हैं गैस, हमें बढ़ाना है, टारगेट है 15 kg करने का, लेकिन अवेलेबल सिर्फ 6 किलो में चाहिए तो हमें सिर्फ 3 ही किलो अवेलेबल है। और 15 किलो अगर चाहिए होगी तो फिर आएगी कहाँ से, अवेलेबिलिटी तो उतनी रहेगी ना। तो इसलिए हमारा जो इम्पोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है ये सीन राइजिंग, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है नियरली 60% ओवर 2023 लेवल्स टू 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय 2030। तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका ये कहना है कि इंडिया का नेचुरल गैस कंजम्पशन जो है वो 2023 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक 60% जो है वो बढ़ जाएगा और 103 बिलियन क्यूबिक मीटर तक इसकी पहुंचने की उम्मीद है। और एलएनजी इंपोर्ट्स आर सेट टू मोर देन डबल बिटवीन 23 एंड 2030 टू 65 बिलियन क्यूबिक मीटर्स आ ईयर। और जो एलएनजी का इंपोर्ट है वो लगभग 2023 के मुकाबले 30 में दुगना हो जाएगा। ठीक है, ड्रिवन बाय स्टडी डिमांड ग्रोथ एंड अ मच स्लोअर राइज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके पीछे दोनों ही कारण मतलब मौजूद हैं कि एक तो ये कि हमारी जो डिमांड ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, इस वजह से इंपोर्ट बढ़ेगा, और दूसरा उसके पीछे कारण ये भी है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ या उसमें राइज नहीं हो रहा है। 2013 से 2023 के बीच में इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट है वो 70% बढ़ा और 36 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया 2024 में। ठीक है, 2020 का ये प्रीवियस रिकॉर्ड था एंड सीमेंटिंग द कंट्रीज पोजीशन एज द फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर ग्लोबली। तो इससे इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में जितने भी देश एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं उसमें चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। नो वंडर देन दैट इंडियाज ऑयल एंड गैस कंपनीज आर स्काउटिंग फॉर एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबली। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया की जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ रही हैं, दुनिया में कर रही हैं। पिछले हफ्ते की बात है, आईओसीएल इंडियन ऑयल और गैस कंपनीज ने 3 एलएनजी इंपोर्ट डील्स की हैं वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद ग्लोबल मेजर्स। द डील इंक्लूडेड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स दैट इज आईओसीएल, बीपीसीएल। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं विद आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। ठीक है, और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने डील की है विद फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ। और इसी समय में कतर जो है विल सिग्निफिकेंटली ऐड टू इट्स एनर्जी एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी। भाई मैंने आपको बताया कि कतर जो है वो इस दौरान अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। इसकी जो लिक्विफेक्शन कैपेसिटी है वो लगभग अभी जो लगभग 77 मीट्रिक टन पर एनम के आसपास है, उसको ये बढ़ा के 142 मिलियन मीट्रिक टन कर लेगा 2027 तक। ठीक है, अब इसमें यूएस की पोजीशन की अगर हम बात करें तो ओवर द कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में द यूएस इज एक्सपेक्टेड टू बी कतर्स बिगेस्ट कंपटीटर फॉर सप्लाइंग एलएनजी टू इंडिया। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि भारत को जो नेचुरल गैस सप्लाई की जा रही है कतर के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है, तो उसका कतर का सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो कौन बन जाएगा, यूएस। ठीक है, यूएस अभी जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है सुपर चिल्ड गैस का, वही मतलब एलएनजी का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स कौन है, यूएस। सबसे ज़्यादा कतर, सेकंड नंबर पर यूएस। जनवरी से लेकर नवंबर 2024 के बीच में इंडिया ने लगभग 5.12 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी इंपोर्ट किया है फ्रॉम यूएस। ठीक है, जो कि हमारा टोटल एलएनजी इंपोर्ट का लगभग 20% के आसपास है।
है ना। हमने कतर से देखा 38% के आसपास इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएस से कर रहे हैं 20% के आसपास, और इसकी वैल्यू जो है वो $2.5 बिलियन की है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया और अमेरिका ने ये एग्री किया है कि वो ऐसे कदम उठाएंगे कि अमेरिका को एक लीडिंग सप्लायर बनाया जाएगा ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। तो इससे वही है कि जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट है या व्यापार घाटा है वो कम होगा, है ना। ये बातें अभी वही मैं जो आपको पीछे बता रहा था, ये वही है। ट्रंप ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बैन लगाए हुए थे ऑन एक्सपोर्ट परमिट्स फॉर न्यू एलएनजी प्रोजेक्ट्स, जो नए एलएनजी प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट परमिट के ऊपर बैन लगाया हुआ था, तो उसको भी इन्होंने हटा दिया है। अब इससे और क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पोजीशन है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इट इज़ नो सरप्राइज देन दैट इन देयर हंट फॉर मोर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज आर कीनली आइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूएस। ठीक है, तो इसमें भी कोई मतलब ये हैरानी की कोई बात है नहीं, सरप्राइज़ है नहीं कि जो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं, तो उसमें वो जो अमेरिका से उनको अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे उसके ऊपर भी वो नज़र रख रहे हैं। इंडियन कंपनीज आर लुकिंग टू बाइंग एलएनजी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस। ठीक है, इंडियन कंपनीज जो हैं वो मतलब पूरे देश में से कहीं से भी उनको एलएनजी मिल जाए वो ख़रीदने को तैयार है, और पर्टिकुलरली यूएस से मिल जाए तो भी बढ़िया है ना। तो आई होप अब बात समझ गए अबाउट दी एलएनजी इंपोर्ट, है ना। और इम्पोर्टेंट हो सकता है बिकॉज कतर को लेकर अभी इस तरीके की यात्राएं वगैरह हुई हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कैन एक्स ग्रेशिया बी पेड इन कैश, हेयर्स व्हाट द रूल्स से। ठीक है, देखो कि क्या एक्स ग्रेशिया जो है वो कैश में दिया जा सकता है, तो इसको लेकर क्या रूल्स कहते हैं वो देखते हैं। देखो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो पिछले हफ्ते जो भगदड़ मची, जो स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मंत्रालय ने कैश दिया है एक्स ग्रेशिया सम ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए जो है वो एज आ कैश दिया गया टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द 18 डिसीज्ड इन द ट्रेजेडी। जो इस ट्रेजेडी में जो 18 लोग मारे गए उनके रिश्तेदारों को, उनके सगे संबंधियों को 10 लाख रुपए एज आ कैश दिया गया। ठीक है, इनको 50 रुपये और 100 रुपये के बंडल जो हैं, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये नोट्स के बंडल दिए गए आफ्टर वेरीफाइंग द रेसिपिएंट्स आधार डिटेल्स। ठीक है, उनकी आधार डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद उनको ये पैसा दिया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स एंड कंपनसेशन। अब दो टर्म होते हैं, एक होता है एक्स ग्रेशिया, मतलब दो तरीके का पेमेंट्स होता है ऐसे कंडीशंस में या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। एक होता है एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एक होता है कंपनसेशन। एक्स ग्रेशिया जो है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर बाय फेवर। ठीक है, सच पेमेंट्स आर मेड आउट ऑफ मॉरल नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। ये पेमेंट जो है वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पर किया जाता है, कोई लीगली ऑब्लाइज्ड नहीं है इस तरीके का पेमेंट करने के लिए। दे आर जेस्चर्स ऑफ गुडविल बट वंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व एडमिटिंग एनी लाइबिलिटी और रॉन्ग डूइंग। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीके से अपनी गुडविल दिखाने का तरीका है कि हमें मतलब आपका नुकसान हुआ है तो हम उसके भरपाई कर रहे हैं, है ना। भरपाई करने वाली बात नहीं है, बस ये है कि हम आपके साथ बुरा हुआ है तो हम आपको ये पैसा दे रहे हैं। इसमें आप कोई अपनी लाइबिलिटी या कोई रॉन्ग डूइंग एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमसे कुछ गलत हुआ तो हम उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ वी आर लाइबल टू पे यू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर एक्स ग्रेशिया पेमेंट। फिर एक होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन से किया जाता है। अ पर्सन इज़ लीगली ऑब्लाइज टू पे समवन, वो होता है कंपनसेशन। ठीक है, दीज आर रिपेरेटरी पेमेंट्स दैट आर मेंट टू reimburse और मेक अमेंड्स टू द लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड एक्सेट्रा। दीज आर रिपेरेटरी पेमेंट्स। रिपेरेटरी मतलब होता है किसी चीज़ को आप, कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसको आप रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी की कोई घटना किसी वजह से हो जाती है, उसकी लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस है, लाइवलीहुड का लॉस है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपनाने हैं, है ना, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए उनको मेंटेन करना तो कंपनी के ओनर का या जो एम्प्लॉयर है उसका काम है। अगर उसने वहाँ पर किसी तरीके के सेफ्टी मेजर्स नहीं यूज़ किए हैं और उसके वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और वर्कर्स की जान माल का कोई नुकसान होता है, तो उनको जो पैसा पे किया जाता है दैट इज़ नोन एज अ
कंपनसेशन, बिकॉज वो ओनर या कंपनी का जो एम्प्लॉयर है ही इज़ लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे इन सच केसेस, तो वो हो जाएगा कंपनसेशन। ठीक है, बट ऐसा कोई हादसा हुआ है ना, जैसे भगदड़ मची, हादसा हुआ तो उसमें 10-10 लाख रुपए दिए गए, वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, वो कोई द गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्री वॉज नॉट लीगली ऑब्लाइज टू पे देम। क्लियर है। अब कैन एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स भी मेड इन कैश, अब क्या ये इस तरीके का जो पेमेंट्स है एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स, इसको कैश में किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि वाइल डिसबर्सल ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट इन कैश इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, हालांकि इस तरीके का जो पेमेंट है उसको कैश में देना ये कॉमन नहीं है, लेकिन देयर आर नो स्ट्रिक्ट ओवर आर्किंग गाइडलाइंस ऑन द मोड ऑफ सच डिसबर्सल्स, तो कोई ऐसे गाइडलाइंस भी नहीं है कि कैसे ये पैसा दिया जाए। ठीक है, कि ऑनलाइन दिया जाए, कि बैंक अकाउंट में जमा किया जाए, या क्या किया जाए, ऐसा कोई मोड ऑफ डिसबर्सल मेंशन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हाँ, कैश में देना जो है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन 2023 का एक कम्युनिकेशन है बाय द रेलवे बोर्ड, उसमें ये लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अप टू ₹50,000 इज़ टू बी पेड इन कैश एज एन इमीडिएट रिलीफ फॉर टेकिंग केयर ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस आफ्टर रेल एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का ही एक कम्युनिकेशन है 2023 का, उसमें ये लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए कभी कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता है ना, रेलवे का कोई हादसा हो जाता है, तो इनिशियल अमाउंट दिया जा सकता है तुरंत, इमीडिएट अमाउंट, मतलब इमीडिएट रिलीफ के लिए, तुरंत राहत के लिए कुछ अमाउंट दिया जा सकता है, बट वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, इसको आप कैश में दे सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो और अमाउंट अगर देना है किसी को, तो वो फिर अकाउंट पे ही चेक से दिया जाएगा, या फिर RTGS किया जाएगा, या फिर NEFT किया जाएगा, है ना, या फिर कोई और ऑनलाइन पेमेंट मोड से किया जाएगा, बट सारा का सारा पैसा जो है वो ऐसा कैश में नहीं दिया जाता। ये यहाँ पर इन्होंने रेलवे बोर्ड ने ही 2023 के कम्युनिकेशन में कहा है। सिमिलरली 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ दोज ऑफ हु डाइड इन ऑफ COVID-19 categorically stated that the payment was only to be made via आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो COVID-19 के दौरान जिन लोगों की डेथ हुई उनको लेकर, जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स को लेकर दिल्ली सरकार ने 2022 में एक गाइडलाइन जारी की थी, उसमें ये कहा था कि जो पेमेंट है वो सिर्फ आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही किया जाएगा। यहाँ पर फॉर्मर एक गवर्नमेंट लॉयर है, उनका ये कहना है कि दैट वाइल कैश पेमेंट्स ऑफ एंटायर एक्स ग्रेशिया अमाउंट्स आर नॉट एंटायरली यूजुअल, कि पूरा का पूरा अमाउंट जितना देना है वो पूरा का पूरा अमाउंट कैश में देना एज सच यूजुअल नहीं है। जनरली मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्रेफर बैंक ट्रांसफर्स टू द फुल और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द अमाउंट। तो ज़्यादातर जो सरकारें हैं वो या तो सारा पैसा या फिर कुछ पैसा जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैश ट्रांसफर्स आर नॉट नेसेसरीली इनकन्वीनियंट और डूबियस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कैश ट्रांसफ़र करना इनकन्वीनियंट है या डूबियस है या डाउटफुल है। समिंग अज्यूमिंग अ लीगल हेयर वॉज handed over cash after confirming and due verification to establish their hair disease relationship, the government will always have the record। ठीक है, तो अगर सरकार जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद कि जो व्यक्ति मरा है और जिसको पैसा दे रहे हैं वो उनके बीच में आपस में क्या संबंध था, है ना, कि क्या वो वाकई में उनके रिश्तेदार या सगे संबंधी हैं या नहीं है, उस तरीके का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसमें भी सरकार के पास तो रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, What has the government said about cash transfers so far? तो इस तरीके के कैश ट्रांसफर्स को लेकर सरकार ने अभी तक क्या कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कहना है कि सिंस एक्स ग्रेशिया पेमेंट इज़ नॉट द सेम एज कंपनसेशन, क्योंकि एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है वो कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, वो कंपनसेशन से अलग है। तो कैश ट्रांसफ़र और कैश हैंडओवर इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू इट्स 2023 इंस्ट्रक्शंस, कि जो रेलवे बोर्ड का 2023 के इंस्ट्रक्शंस या निर्देश या गाइडलाइंस हैं ये उनके कॉन्ट्ररी नहीं है, क्योंकि ये कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, रेलवे ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि दैट कैश डिसबर्सल्स आर नॉट एन अनयूजुअल थिंग, कि किस तरीके से कैश देना ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। और ये भी उन्होंने बताया कि जो एक्स ग्रेशिया डिसबर्सल है वो कैश में दिया गया था जब उड़ीसा में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, बालासोर में जो हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, तो उनको भी जो है वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट इसी तरीके से कैश में दिया गया था। A payment is made in cash because the families usually do not have bank details in hand or some of the victims do not have bank accounts। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है
कि पेमेंट इज़ मेड इन कैश, पेमेंट जो है वो कैश में इसलिए किया जाता है क्योंकि या तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास बैंक डिटेल्स उनके पास तुरंत अवेलेबल नहीं होती है, या कुछ विक्टिम्स के पास या कुछ पीड़ितों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता है। ठीक है, अब इसको लेकर मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है कि आजकल तो आई थिंक बैंक अकाउंट में आपके मोबाइल नंबर वगैरह तो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, और आधार कार्ड भी शायद लिंक होता है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ तो आजकल लिंक है। तो उसके थ्रू अकाउंट नंबर, अगर कोई भी नंबर है, कोई मोबाइल नंबर है या कुछ भी है, तो उससे अकाउंट नंबर तो पता लग ही सकता है। और सरकार अगर पता नहीं लगा सकती तो फिर कौन पता लगा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ विक्टिम्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो इतने सारे सरकार ने जो पिछले 10 सालों से, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों के पास अकाउंट पहले से हैं, और कितने लोगों के पास ऐसे हैं जो जिनके जनधन अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, और उनमें से 18 लोगों को पैसा देना है, मतलब उनके रिश्तेदारों को पैसा देना है, तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब आप कहो कि हाँ यही 18 लोग रह गए थे कि जिनके बैंक अकाउंट खुलने बाकी थे, तो वो अलग बात है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि जो स्टेशन मास्टर है उसके पास ये पावर है टू ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द ऑफिशियल अकाउंट। ठीक है, कि ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की जो पावर है वो स्टेशन मास्टर के पास है, और विच इज़ देन डिसबर्स्ड बाय द कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से वो पैसा निकल जाता है। द अफॉरमेंशन्ड 2023 कम्युनिकेशन हाउएवर स्पेसिफाइज द एसओपी फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट एंड नॉट कंपनसेशन। जो 2023 का ये कम्युनिकेशन किया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या जो एसओपी है वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए ही था, कंपनसेशन के लिए वो बात नहीं हो रही थी। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अबाउट द एक्स ग्रेशिया पेमेंट। अब हम बात करेंगे कि हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या मामला है। जो लेटेस्ट मंथली बुलेटिन आया है, किसका, आरबीआई का, ठीक है, जिसको वेडनेसडे के दिन रिलीज़ किया गया है, उसमें एक ऐसी स्टडी है जो ये बताती है कि दैट लुक्स एट हाउ वेल डिड इंडियन गवर्नमेंट्स बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल स्पेंड देयर मनी। कि किस तरीके से जो भारत की सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकार हो, वो कितने अच्छे तरीके से अपना पैसा जो है वो खर्च करती है। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट को समझें तो ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स पब्लिक डिस्कोर्स इन इंडिया हैज़ सीन 2 स्टैंड आउट ट्रेंड्स। ठीक है, पिछले 2 दशकों में जो पब्लिक डिस्कोर्स रहा है उसमें 2 ट्रेंड्स की बात होती रही है। एक है पुश फॉर फिस्कल रेक्टिट्यूड। फिस्कल रेक्टिट्यूड का मतलब होता है कि सरकार अपने दायरे में रह के जो है वो खर्च करे, दैट इज़ द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू लिव विद इन इट्स मीन्स। ठीक है, और यही चीज़ करने के लिए, मतलब इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट दैट इज़ एफआरबीएम एक्ट बनाया गया था 2003 में। और इस एफआरबीएम एक्ट में 2 बातें कही गई थी। एक तो ये कहा गया था कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आइडियली 3% ऑफ द जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जितना पैसा सरकार अपने जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसको मीट करने के लिए जो सरकार पैसा बोरो करती है वो आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी यानी कि जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दैट द रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो सरकार के रोज़ के खर्चे हैं और रोज़ की जो इनकम होती है उस इनकम और खर्चों से के बीच का जो गैप है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट, वो आइडियली जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये बातें इसमें कही गई हैं इन द एफआरबीएम एक्ट। अब इसके पीछे जो पूरा का पूरा आइडिया है वो ये है कि गवर्नमेंट शुड ओनली बोरो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट फॉर थिंग्स लाइक पेइंग हायर सैलरीज। तो इन दोनों बातों के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि सरकार अगर कुछ बोरो कर भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो करे, कैपिटल खर्चे के लिए। ठीक है, हायर सैलरीज वगैरह पे करने के लिए सरकार बोरो ना करे। इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट हैज़ टू बी और आइडियली शुड बी ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद है पुश फॉर हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जो किसी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब जैसे सैलरीज पे करना रेवेन्यू या करंट एक्सपेंडिचर है, तो वहीं रोड बनना, कोई हाईवेज बनना, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको शॉर्ट में कैपेक्स भी कहा जाता है। देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू बी एबल टू ग्रो फास्ट। तो इस बात का रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है
कि भारत को अपना जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाना होगा अगर वो तेज़ी से ग्रो करना चाहता है तो इन दो ट्रेंड्स का जो पूरा का पूरा पॉइंट है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करना, है ना। और इससे होगा क्या, विच वुड रिजल्ट इन बेटर आउटकम्स फॉर सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स के लिए बेटर आउटकम्स निकल के आएंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल मेट्रिक्स सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन पिछले 2 दशकों में इंडिया में कई सारे क्राइसिस जो हैं वो फेस किए हैं, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके बाद जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा 2020 में, उसकी वजह से भी एक टेक्निकल रिसेशन आया, है ना। और साथ ही साथ जो इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर लीजिए, जो राजनेताओं की जो टेंडेंसी है, पॉलिटिशियंस की जो टेंडेंसी है कि या तो लोन्स माफ़ कर देना, है ना, या फिर फ्रीबीज बांटते रहना, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। ठीक है, अब आरबीआई के एक इंडेक्स की बात करते हैं, एनी वन वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक, कोई भी एक वेरिएबल जैसे कि फिस्कल डेफिसिट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर विल नेवर बी एबल टू कैप्चर द फुल स्टोरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्वालिटी क्या है, कि सरकार जो है वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है, अगर वो हमें एग्जैक्टली पता करना है तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पर आधारित नहीं हो सकते। हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेस पर या फिस्कल डेफिसिट के बेस पर वो बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो द फुल स्टोरी अबाउट हम नहीं पता कर सकते, इसलिए आरबीआई ने 1991 से डेटा यूज़ किया है और वो अपना एक इंडेक्स निकालता है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स जो है वो 5 वेरिएबल्स के ऊपर आधारित है। फर्स्ट इज कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो। कैपिटल आउटले का मतलब है कि सरकार ने जो कुल मिला के जीडीपी है उसमें से कितना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार ने अलग रखा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उसका मतलब क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर उतना बेहतर है। फिर दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले रेशियो। अब ये आपको बताता है कि जो 2 तरीके के सरकार के खर्चे हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका रेशियो क्या है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय कैपिटल आउटले या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितना ये रेशियो कम होगा, जितना रेशियो कम होगा इसका मतलब सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतना कम कर रही है, तो दैट इज़ दी उतनी ही बेटर जो है वो क्वालिटी होगी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है is a broad term that refers to all public expenditure that is intended to stimulate economic growth। यानी कि ऐसे सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसका मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, लाइक इकोनॉमी का जो स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स है, लेबर एंड कैपिटल, और बाय इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी, इनको बढ़ाने से जो भी मतलब जितना भी पैसा इसमें खर्च होगा वो। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड कैटेगरीज include education and training, public infrastructure investment, R&D and healthcare। In some cases जो सब्सिडीज दी जाती हैं, है ना, particularly those aimed at improving the nutrition such as food subsidies, वो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा है ना, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म वेलफेयर गेन होते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, की सरकार जो कुल खर्चा कर रही है उसमें से कितना जो है वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ही बेहतर है। फिर अगला है इंटरेस्ट पेमेंट्स टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेशियो। इंटरेस्ट पेमेंट्स बेसिकली कब देने होते हैं सरकार को, कि सरकार जो है, जब सरकार ने पिछले वर्षों में, पीछे मतलब बीते हुए वर्षों में जब ज़्यादा डेफिसिट किया हो, यानी कि ज़्यादा उधारी ली हो, तो उसको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा इसका मतलब उतने ज़्यादा उधारी, मतलब वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये रेशियो जितना कम हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स टू टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेशियो जितना कम हो, उतना क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ फेजेस का जिक्र किया हुआ है, और दोनों ही राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी जो स्पेंडिंग है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसको कंपेयर किया है। मैं आपको एक बार यहाँ पर चार्ट दिखा देता हूँ। ये 2 चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट वाला चार्ट है सेंटर का, सेकंड वाला चार्ट जो है वो है स्टेट का। ठीक है, यहाँ पर जो ये इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स, उसका इन्होंने ये चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से ये ऊपर नीचे जा रहा है, और दोनों ही चार्ट्स को जो है वो 6 फेजेस में
डिवाइड किया गया है। तो 6 फेजेस में अगर आपको बताऊं तो पहला फेज जो है वो अर्ली पोस्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड फिस्कल रीअलाइनमेंट का फेज है, यानी कि 1991 के बाद का फेज है। दूसरा फेज जो है वो प्री एफआरबीएम कंसोलिडेशन है कि 2003 में जब एफआरबीएम एक्ट आया उससे पहले का है। तीसरा फेज जो है वो एफआरबीएम के इम्प्लीमेंटेशन और ग्रोथ वाला फेज है। चौथा फेज जो है फिर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और काउंटर साइक्लिकल एडजस्टमेंट मतलब 2008 के बाद वाला फेज है। पांचवा फेज जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और जीएसटी रोल आउट जो हुआ उसका फेज है। और छठा फेज है जब पेंडेमिक आया, है ना, और उसके बाद जो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड रिकवरी हुई है उसका फेज है। ठीक है, तो इन फेजेस को आप ये चार्ट से एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कि किस फेज में क्या हो रहा है। बाकी यहाँ पर समझाया गया, उसको अगर मैं बताऊँ तो पहले वाले और दूसरे वाले चार्ट में आरबीआई ने जो है वो नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर्स का जो नेट इफेक्ट है, जो मैंने आपको पीछे फैक्टर्स गिनवाए अभी, उन सभी फैक्टर्स का ऑन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, उनको इन्होंने इस चार्ट में जो है वो दिखाया है। आरबीआई हैज़ ब्रोकन द होल पीरियड 1991 से लेकर अभी तक का पीरियड जो है वो 6 फेजेस में बांटा गया है, इलस्ट्रेटिंग हाउ स्ट्रक्चरल फोर्सेज हैव शेप्ड द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एट बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों लेवल मतलब स्टेट्स पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। तो पहले फेज़ की अगर हम बात करें तो जो सेंटर का इंडेक्स है वहाँ पर स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, सेंटर का इंडेक्स पहले फेज़ में आप देख सकते हैं स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइट इंप्रूवमेंट है। जबकि स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टेट का जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अब दीज मूवमेंट्स वर ड्रिवन बाय द फिजिकल प्रेशर फेस्ड एट बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दोनों लेवल पे सरकारें जो है वो फिजिकल प्रेशर फेस कर रही थी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फिजिकल कंसोलिडेशन टुक प्रेसिडेंस, ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुए, है ना, ज़्यादा फिजिकल कंसोलिडेशन जो है वो किया गया, तो उस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। सेकेंड फेज़ में दोनों इंडिसीज जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरे फेज़ में ये भी गिरा है, सेंटर वाला और स्टेट वाला भी गिरा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग अ कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ फिफ्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन, जो 5वां वेतन आयोग यहाँ पर लागू किया गया उसकी वजह से राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़े हैं। साथ ही साथ परसिस्टेंट डोमिनेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल आउटले, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पर सरकार का ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल आउटले, इसलिए ये दोनों में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तीसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो दोनों में ही इंक्रीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ बोथ फिजिकल डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर एफआरबीएम एक्ट जो है वो आ गया उस समय, तो सरकार के डेफिसिट्स वगैरह कम होने शुरू हुए, तो इसलिए दोनों जगह इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ मेकिंग मोर मनी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ठीक है, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा स्पेंड करने के लिए, तो ये चीज़ें इंप्रूव की हैं। स्टेट्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम हायर फिजिकल डिवोल्यूशन, जो मतलब टैक्सेस का पैसा स्टेट्स के पास जाता है वो भी बढ़ने लगा। एंड द इंडेक्स रीबाउंड्स शार्पली अंटिल द वर्ल्ड इज हिट बाय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो जहाँ से हम लोगों ने लगभग शुरुआत की थी हम उसी लेवल पर पहुँच गए, है ना, लेकिन इसके बाद तुरंत फिर क्या आता है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। चौथे फेज़ में 2008 के क्राइसिस ने सेंटर को प्रॉम्प्ट किया कि वो कुछ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर्स उठाएं, इंक्लूडिंग स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दें। वही मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट्स स्पेशली द सेंटर हैड टू स्पेंड मोर इन ऑर्डर टू काउंटर द स्लो डाउन एंड हर्ट कॉज बाय द क्राइसिस, की क्राइसिस की वजह से जो मंदी आई थी, जो स्लोनेस आई थी इकोनॉमी में, उसको बूस्ट करने के लिए सरकार को ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च करना पड़ा। तो इस वजह से चौथे फेज़ में आप फिर देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, और वाइल दिस कंटिन्यूड टू पुश अप द इंडेक्स ड्यूरिंग दिस फेज, हायर स्पेंडिंग लेवल्स रिजल्टेड इन हायर डेफिसिट्स। तो यहाँ पर तो इंडेक्स ऊपर की तरफ को जा रहा है, लेकिन अब ज़्यादा खर्चा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए डेफिसिट बढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कम होना शुरू होगा। पाँचवें फेज़ में जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडेक्स है वो सेंटर और स्टेट्स के लिए आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ सेंटर के लिए ये नीचे की तरफ को गिर रहा है फिफ्थ फेज़, वहीं स्टेट्स के लिए ऊपर की तरफ को जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो इम्प्रूवमेंट इन स्टेट्स विद इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, स्टेट्स में डेवलपमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ ज़्यादा पैसा इनको मिलने लगा क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन यहाँ पर लागू हो गई, है ना। और सेंटर फेस्ड फर्दर चैलेंजेस विद जीएसटी रेवेन्यू शेयरिंग इनिशियली फेवरिंग द स्टेट्स। और यहाँ पर जीएसटी का समय था, तो जीएसटी जब रोल आउट हुआ तो उसके बाद शुरुआत में ये था कि उसका मॉडल
कि जीएसटी का पैसा राज्यों को ज़्यादा जाता था, तो इसलिए केंद्र राज्यों को तो फ़ायदा हुआ, राज्यों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा, है ना। 14वें वेतन आयोग की वजह से भी जो टैक्स डिवॉल्यूशन है उसमें भी राज्यों का शेयर बढ़ा, तो राज्यों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन पैसा जब केंद्र की तरफ से आया तो केंद्र को नुकसान होने लगा, यहाँ पर नीचे चीज़ें गिरने लगी, ठीक है। और सिक्स्थ फेज जो है, यहाँ पर एक और क्राइसिस आती है कोविड पेंडेमिक की, और अनदर बम्प ऑफ फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर फिर से दिए गए। हाउएवर इकोनॉमिक रिकवरी स्पेशली ड्रिवन बाय द हाइटेंड फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्प्ड पुश अप द क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन वही है कि जो रिकवरी का फेज़ था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, तो इसलिए फिर जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बेहतर हो गई। तो आज के समय में आरबीआई के इंडेक्स के अनुसार जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है इन इंडिया में बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल इज क्लोज टू द हाईएस्ट पॉइंट्स दे हैव एवर बीन सिंस द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ये इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं बोथ फॉर द स्टेट एंड द सेंटर, ये अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं लगभग, ठीक है। मतलब 1991 से जहाँ से ये डेटा लिया गया है, जिसके आधार पर इंडेक्स बनाया गया है, उसके कंपैरिजन में ये अभी तक सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर, या जो सरकार पैसा खर्च करती है वो किस तरीके से खर्च किया जाता है, उसकी क्वालिटी की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दीज आर द ओनली आर्टिकल्स विच वी हैड टू डिस्कस टुडे। आई होप आपको आर्टिकल्स समझ में आए होंगे। तो चलिए, इतना ही रखेंगे आज के सेशन को, और वो एक एआई वाला मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस साल का प्रीलिम्स पेपर दे रहे हैं तो आपके पास टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप हमारा CSET का जो क्लासेस का बैच है इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 999 में बैच अवेलेबल है। बट आपको अब ध्यान ये रखना होगा कि इसकी लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट आ चुकी है, 28 फरवरी के बाद इस बैच में एनरोलमेंट बंद कर दिए जाएंगे, तो इसलिए 28 Feb इज़ द लास्ट डेट टू एनरोल। तो आप में से जिसको भी एनरोल करना है वो जल्द से जल्द कर लें, आप ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि सिलेबस पूरा करने में भी आपको 2-2.5 महीना लगेगा। तो इट इज़ बेटर कि जितना जल्दी हो उतना कर लें, और 28 फरवरी के बाद इसका एनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे सो दैट आप इसको इंस्टॉल कर पाएँ। और ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक ऐसे ही चल पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या फिर QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।